हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ गद्यखंड पाठ 2, जो कि मैट्रिक बोर्ड के लिए काफ़ी अनिवार्य पाठ है। और यह 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। और इस पाठ के सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शुरू से अंत तक बताया गया है, जो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता 20 का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहता है कि अमीरी गरीबी का, लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है। साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है, तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रही है। अगला प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका सही उत्तर है, सेन साहब के परिवार में लड़के लड़कियों के पालन अलग अलग नियम, पोषण में अलग अलग नियम, शिक्षा, खेलना, घूमना, इन सब में अलग अलग नियम कानून था। और सेन साहब के परिवार में लड़कियों के लिए जो नियम बनाए गए थे वह अलग नियम था, और लड़कियां ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, जबकि उनका बेटा था जिसके लिए कोई नियम नहीं था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सेन साहब के परिवार में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि उस घर में लड़कियों की संख्या अधिक थी और लड़के एक था जिसका नाम था खोखा, जो कि काफ़ी दुलारा था और वह सामान को तोड़ भी देता था। तो उसके अंदर इंजीनियर बनने की लालसा झलक होती थी और उसके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जबकि लड़कियों के लिए नहीं। इन सभी कारणों से पता चलता है कि सेन साहब के परिवार में लड़कियों के पालन पोषण के लिए अलग से नियम कानून बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों के अपवाद था। तो इसका सही उत्तर है, सेन साहब के पुत्र का जन्म उस समय हुआ जब उनकी 5 लड़कियां थी तथा उनका कोई पुत्र नहीं था। उस समय उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था खोखा, जो कि सेन साहब यानी सेन दंपति के बुढ़ापे का अंतिम सहारा था, तथा वह मूर्खता और उदंडता में अपवाद था, और वह घर के सारे नियमों के खिलाफ भी था, और उसके लिए एक अलग से नियम कानून थे, जबकि लड़कियों के लिए अलग नियम कानून था। तो खोखा इन सभी मामलों में अलग होने के कारण ही वह एक अपवाद था। अगला प्रश्न है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका सही उत्तर है, सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे, क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा था और उनको इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका शिक्षा व्यवस्था जो था वह यह था कि सेन साहब के कंपनी का एक बढ़ई घर आकर घंटे उसके साथ ठोक पीट करता था, ताकि आगे चल कर के खोखा इंजीनियर बन सके और इंजीनियर बनने में उसे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है।
इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी यानी पाठ के जो 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से यह कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और ये सभी लड़कियां कठपुतलियां जैसी है, यानी वे नियम के साथ चलती हैं। मानो तो सचमुच में यह सब कठपुतलियां ही है, क्योंकि उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव है जो उनके माता पिता के द्वारा दिया गया है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सेन साहब के परिवार में जो लड़कियां थी वह अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती थी और किसी भी को काम करने की अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वे आज्ञा लिया करती थी। इसलिए सेन साहब के परिवार में यह दर्शाया गया है कि लड़कियां नहीं बल्कि कठपुतलियां थी। अगला प्रश्न है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेन नए सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ के यानी कि 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां होने के बाद उनके यहाँ खोखा का जन्म हुआ, जो उनकी आंखों का तारा था, जो सेन साहब का इकलौता पुत्र था और वह स्वभाव से अच्छा नहीं था। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, वह किसी भी चीज़ को ज़्यादा तोड़ फोड़ ही करता था, जिससे दंपति को लगता था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियर बनने का है। वह लाखों गलती करता है, फिर भी उन लोगों द्वारा नए खोखा के स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांत को ही बदल लिया गया था, क्योंकि जब खोखा किसी वस्तु को तोड़ता फोड़ता तो सेन दंपति को उसके अंदर इंजीनियर बनने की लालसा जगी रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने घर पर ही अपनी फैक्ट्री के एक बढ़ई को बुलाकर और घर पर ही उसको शिक्षा दिया करते थे। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ के 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की एक नई गाड़ी होती है जो नया मॉडल का 7,500 में आई है, यानी 7500 में आई है, और उसको मदन छूने का प्रयास करता है, जिसको देखकर ड्राइवर उससे झगड़ने लगता है तथा ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है और रोबदारी के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ, फिर ऐसी हरकत नहीं करने देना। उसी समय सेन साहब के मुंह से निकलता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। अगला प्रश्न है, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जहाँ खोखा एक अमीर बाप का लड़का रहता है, जबकि मदन एक गरीब परिवार का था। तो खोखा गरीब बच्चों के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसका विरोध करता था। वह अपने टीम में खोखा को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि खोखा हंस है, जबकि मदन कौवा का रूप माना गया है तथा यह दोनों मिलने को आतुर हैं। अगला प्रश्न है,
सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र नए ने किस तरह का उत्तर दिया। इसका सही उत्तर है सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों से बार बार कहते थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा। इस बात को हमेशा बोलते रहते थे। यहाँ तक उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में उसी से थे और उसी बीच पत्रकार मित्र महोदय कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले एक नेक व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, उसके बाद वह जो चाहे बन सकता है। अगला प्रश्न है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। इसका सही उत्तर है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार पिता के पुत्र को आदर्श के रूप में बताया है। लेखक बताना चाहते हैं कि पिता को अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए और पुत्र को भी पिता का अनुसरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या है और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। इसका सही उत्तर है खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि गिरधर लाल और सेन साहब के बीच एक मालिक और नौकर की भावनाएं चल रही थी, लेकिन उन्हीं का लड़का मदन और खोखा के बीच एक अधिकार की लड़ाई हो रही थी। वहां दोनों के बीच से स्वाभिमान टकरा रहे थे। जहां खोखा सेन साहब का लड़का था और मदन गिरधर लाल का बेटा था, तो लेखक ने दोनों के स्वाभिमान का एक जीता जागता चित्र खींचा है। अगला प्रश्न है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालात में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इसका सही उत्तर है लेखक नए इन पंक्ति में समाज के बीच उत्पन्न हो रहे बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपनी दरिद्रता के कारण महल वालों की ही सहायता करते हैं। महल वाले झोपड़ी वाले में फूट डालते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है रोज रोज अपने बेटा मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। इसका सही उत्तर है गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करता है, आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे मारने के बजाय सीने से इसलिए लगा रहे हैं कि उसे पहली बार झोपड़ी वाले की जीत की महक मिली है और वह पुराने समय से चलती आ रही परंपरा के घेरे से बाहर आ गए हैं और उन्हें आज़ादी का स्वाद महसूस हुआ है। अगला प्रश्न है सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब एक इंजीनियर थे। वे अमीरी गरीबी के बीच हमेशा भेदभाव रखते थे और वे अपने लड़के पर विशेष ध्यान देते थे। उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे और वे इस बात को अपने मित्रों के सामने भी दोहराते रहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन लड़कियों के लिए उन्होंने कठोर नियम बना रखी थी। लड़कियां उनकी नज़र में एक कठपुतलियां थी
वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं नहीं जाती थी। अगला प्रश्न है जैसे मदन, तो मदन का चरित्र चित्रण जो है वह मदन गिरधर का इकलौता पुत्र था। वह खेलने में बहुत माहिर था और किसी का भी नुकसान नहीं करता था। वह अपनी माता पिता की बात हमेशा मानता था। लंबे समय से चलती आ रही परंपराओं को उसने एक ही पल में तोड़ दिया। वह समाज की जंजीरों में यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब वाले ही अमीर वालों पर अपना स्वाभिमान दिखा सकते हैं, जिसके बदौलत गिरधर लाल को अपने बेटा पर आज बहुत गर्व है। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण। गिरधर लाल एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वह सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली किरानी था, जिसे सेन साहब हमेशा हीन दृष्टि से ही देखते थे। उसे वह एक बहुत छोटा नौकर समझते थे। सेन साहब उसे जब भी बुलाते थे वह इनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता था और मदन की छोटी सी गलती के कारण गिरधर लाल को सेन साहब के फैक्ट्री से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? इसका सही उत्तर है, मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि उसने लंबे समय से चलती आ रही परंपरा को तोड़कर अमीरी पर गरीबों का स्वाभिमान दिखाया है, झोपड़ी वाले को महल से ऊपर दिखाया है। अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानी आरंभ से लेकर अंत तक व्यंग्य पर आधारित है। यह समाज के आदर्शों की सच्चाई को समाज के समूह रखना चाहते हैं। कहानी के प्रायः सभी पंक्ति व्यंग्यात्मक है।